खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हफ्ते का पहला दिन है, हस्बे वादा आपके सामने 8:35 पर आने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट ताख़ीर के साथ आपके सामने आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जब आज हफ्ते के पहले दिन में आ चुके हैं, अप्रैल की 7 तारीख है, आप सही सलामत होंगे, रूब सेहत होंगे और अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो हम आपके सामने आए हैं, हम आपको पल पल का अपडेट करेंगे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से, अपडेट न सिर्फ करेंगे दाखिला वजीर के बयान से, अपडेट न सिर्फ करेंगे एक ऐसी सौगात से जो रवा महीने मिलने वाली है, बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि आज ऐवान असम्बली के अंदर हंगामा किस बात पर है। हिज़्ब इख्तिलाफ को कल जो हिदायतनामा मिला है, वो हिदायतनामा कितना सख्त है और आज उसके तेवर और असरात असम्बली के अंदर क्या दिख सकते हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल लेंगे, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है उससे भी बाखबर करवाएंगे और मशरिकी वस्ता भी लिए चलेंगे, जहां पर गाजा सफ़े हस्ती से आहिस्ता आहिस्ता करके मिट रहा है और अक़वाम आलम खामोशी के साथ ये तमाम तमाशा देख रहा है। एक एक करके आपको अपडेट करेंगे, तज़िया तबसरा भी करेंगे। आप फटाफट से अपना मोबाइल उठाएंगे, हमारे राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जाएंगे और प्ले स्टोर में जाकर आप हमारी दोनों चैनल्स गुलिस्तान न्यूज़ JK 24/7 का ऐप, चाहे पर एंड्रॉयड पर हो iOS पर हो, आप वो डाउनलोड करेंगे और हर पल हमारे साथ रहेंगे, बाखबर रहेंगे खबरों के साथ और अपना फीडबैक भी हम तक देंगे। इस प्रोग्राम में एक अहम तरीन मरहला होता है जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होती है। आखिरी 15 मिनट आज के प्रोग्राम के आपके साथ हम देंगे, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से कॉलर्स का ये शिकायत रही है कि जनाब ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, इसलिए कोशिश करेंगे कि आपकी बार 15 मिनट आपके साथ आज दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल प्रोग्राम करें और फिर वो आवाज़ हुकूमती इदारों तक भी पहुँचे। फिलहाल टाइप फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले माजी की किताब को खंगालते हैं, यानी माजी की याद को ताज़ा करते हैं, हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और आज क्या कुछ हो चुका है। मेरे साथी ज़हूर स्टूडियो में मौजूद है, बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे के जरिए से। बहुत शुक्रिया इशफाक। प्रोग्राम की शुरुआत टाइप फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज 7 अप्रैल है, सोमवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 7 अप्रैल 2005 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस शुरू हुई थी। ये अहम पेशरफ्त आज के दिन हुई थी, बाद में 2019 के बाद ये मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। और 1818 में आज के दिन अंग्रेज़ों ने मुकदमात चलाए बगैर कैदियों को हिरासत में रखने का कानून बनाया, जो फिर 1947 तक कायम रहा ये कानून। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 1939 में दूसरी जंग अजीम के दौरान इटली की फ़ौज ने अल्बानिया पर हमला किया। 1940 में 7 अप्रैल को शाम को फ्रांस से आज़ादी मिली, आज़ाद मुल्क बना। और 1948 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी सेहत तंजीम तश्कील दी और आज के दिन आलमी योम सेहत भी मनाया जाता है। 2003 में आज के दिन अमेरिकी फ़ौज ने इराक़ की राजधानी बगदाद को अपने कब्ज़े में ले लिया, यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई। 2012 में सियाचिन में तोदे गिरने से 130 पाकिस्तानी फ़ौजें आज के दिन वो मारे गए, उनकी हलाकत हुई थी। 1509 में आज के दिन फ्रांस ने वेनिस के खिलाफ ऐलानी जंग किया, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की शुरुआत हुई थी। आज के दिन 1921 में इनकलाबी लीडर सनयात सेन चीनी जमहूरिया के पहले सदर बने। इसकी शुरुआत भी बाज़ाब्ता तौर आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 1945 में अमेरिकी जंगी तैयारियों ने जापान के सबसे बड़े जंगी जहाज़ को डुबो दिया। 2009 में आज के दिन यूरोपीय मुल्क मालदोवा में इंतखाबात में गड़बड़ी के मामले पर मुल्क गिर मुजाहरे किए गए। मुल्क गिर मुजाहरों की आज के दिन शुरुआत हुई थी। और आज के दिन 1988 में रूस ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजी इनखिला का ऐलान किया और मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से आज रूसी फ़ौजी का इनखिला हुआ था। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखे। आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि वक़्फ़ तरमीमी बिल जो कि अब उम्मीद कानून बन चुका है, लेकिन इस बिल के खिलाफ हंगामा जारी है। आपको बता दें कि इस बिल की मुखालफत पूरे मुल्क में की जा रही है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हर गुजरते दिन इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ये लाया गया है।
जमीयत उलमा और केरला मुस्लिम बॉडी ने भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और इस कानून को मुअख्खर करने की दरख्वास्त अदालत से की गई है। आपको याद होगा कि इस बिल के खिलाफ पहले कांग्रेस के MP, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के MLA और मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से अदालत का रुख किया गया था और अब तक 7 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है इस बिल के खिलाफ और जमीयत उलमा और केरला मुस्लिम बॉडी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इन 7 दरख्वास्त दहिंदगान का मानना है कि जनाब कई कानूनों की खिलाफ वर्जी हुई है और जो शिकायतें दर्ज की गई है उसके बाद अब देखना होगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट इन तमाम केसों को लेगा या नहीं। फिलहाल सिर्फ अर्जियां दाखिल कर दी गई हैं। वक्फ कानून जो उम्मीद कानून बना है इसके खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया गया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें यह साफ किया गया कि जनाब ये कानून जो है ये मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है। एडवोकेट फैजल अहमद अयूबी चैलेंज करेंगे वक्फ अमेंडमेंट कानून 2025 को जमीयत उलमा की तरफ से और उनका एक बड़ा मामला जो है वो वक्फ बाय यूज़र का है कि पिटिशन की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से रिमूव किया गया कॉन्सेप्ट वक्फ बाय यूज़र का, इसके बाद एक बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसके बाद मजीद सूरत हाल अबतर हो सकती है, इसलिए इस कानून को रोकने की अशद ज़रूरत है। पिटिशनर की तरफ से सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स के अंदर गैर मुस्लिमों की तैनाती पर भी सवाल उठाए गए हैं। याद रखिएगा जब पिटिशन की हम बात करते हैं, जब उसको खंगाला गया तो पता लगा कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का भी हवाला दिया गया, इस पर भी अपने एतराज़ात और दूसरी तरीके से बात जो है वो रखी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को डाइल्यूट करने की जो बात रखी गई है उसे कहा गया कि आर्टिकल 14-15 के तहत ये तमाम मामला जो है वो चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से किया गया ये गलत है। और इसी तरीके से जो समक्ष केरला जमीयत उलमा है, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर्स और क्लर्क्स इन केरला, इनकी तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही गई कि सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा की तरफ से जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जिसे मुसलमान एक्ट कहा जा रहा है जो पास हुआ है जी, इसको फिलहाल मौखर किया जाए क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मामला अटक सकता है और यहाँ से मुसलमानों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ बन सकता है। तो ये तमाम ये जो दूसरी दरख्वास्त चली गई है ये एडवोकेट ज़फ़र अली PS की तरफ से चली गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो दरवाज़ा खटखटाया। और अब ये माना जा रहा है कि आज मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जो मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आज शायद मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो है हाई कोर्ट्स के अंदर इससे केस की इस मामले को लेकर जो है वो केस दर्ज कर सकते हैं। जहां चंद रियासतों के अंदर हल्के फुल्के एहतजाज भी देखे जा रहे हैं, बिहार के अंदर देखा गया, केरला के अंदर देखा गया और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर एहतजाज देखा गया है। वहीं पर कुछ दिलखराश खबरें भी कल से सामने आ रही हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। ताहम अमन कानून बरकरार रहे इस ज़मन में तमाम तैयारियां जो है वो हुकूमत की तरफ से की गई है, मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ड्रिल बढ़ा दिया गया है, कुछ हसास इलाकों के अंदर तैनाती बढ़ा दी गई है। ताहम खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल जो असम के आसपास कहीं का है, अभी इसमें कंफर्मेशन आना है, उनके रिहायशी मकान को नजर आतश कर दिया गया है। डिटेल थोड़ी देर में आएंगे तो हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन मामला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर कुछ अहम तरीन तंजीमों का इजलास होना है जिसमें इन तमाम मामला पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा कि आया कानून वाक़ियतन सही है या सियासी जमातें इस पूरे मामले पर जो है वो अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ज़रूर इसमें कुछ ऐसे उलमा भी है जिनका मानना है कि वक्त आ गया था कि तरमीम आनी चाहिए थी और यह तरमीम बड़ी लाजमी थी, कुछ लोग इसके हक़ में भी दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें मुसलसल इसकी खिलाफत में खड़े हैं। बरेली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो लगभग एक ही तराजू में आप तंजीमों को देखेंगे, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे जिनका मानना है कि कानून सही तरीके से नहीं बना है और फिलहाल 7 तरमीमें
में चली गई हैं जी, 7 एप्लीकेशंस चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनका ये मानना है कि किसी भी कीमत पर यह कानून काबिल अमल नहीं है और इसको फिलफौर रोक देना चाहिए। ये बड़ी इतला और बड़ी खबर के साथ हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड को लेकर जो मामला था वो अदालत क्या पहुंच गया है और अदालत के अंदर तकरीबन 7 दरख्वास्तें अभी तक चली गई हैं, जिनको लेकर सूरत हाल ये बनी है कि अब देखना होगा कि अदालत इन तमाम को एक साथ लेती है या अलग अलग इनको देखेगी, किस तरीके से ये उठाया जाएगा वो एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिन रियासतों के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ पर एहतजाज में थोड़ी सी गर्माहट मज़ीद देखने को मिल रही है, जैसे MP और दीगर जगहों पर है। लेकिन लेट अस सी कि क्या कुछ होगा। फ़िलहाल इतला ये कि 7 दरख्वास्तें कुल मिलाकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है। ये थी बात जनाब उस कानून की जिसको लेकर तकरीबन 12-13 घंटे की बहस हुई, मुस्लिम तंजीमें एक तरफ से, सरकार एक तरफ से। लेकिन कल भी किरण रिजिजू ने श्रीनगर के अंदर कहा कि सिर्फ 2 साल का वक्त दीजिए, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से सूरत हाल तब्दील होती है। एक पहलू खबर का। दूसरा पहलू खबर का यह है कि RSS के माउथपीस यानी जो उनका ऑफिशियल अखबार छपता है उसमें एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल का हवाला कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की तरफ से दिया गया। कहा गया कि अब जो बारी है वो क्रिश्चियन मिशनरीज की है, क्योंकि माना जा रहा है कि मुसलमानों के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज के पास है, तो यहाँ पर भी एहतिसाब का अमल शुरू होना चाहिए। ये RSS के इस माउथपीस के अंदर लिखा गया है और उस हिस्से को बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस के कई लीडरों की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। बहरहाल अब चलते हैं जी आगे, ज़रा मशरिकी वस्ता आपको लिए चलते हैं, जहां पर आसमान के अंदर धुआं ही धुआं है और खामोश सऊदी हुकूमतें हैं, सऊदी इंतज़ामिया है और मुसलसल चीखो पुकार के बीच गजा से नकली मकानी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। इजराइल की तरफ से गजा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दोबारा बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की तस्दीक फिलिस्तीन मेडिकल अथॉरिटीज की तरफ से की गई है और इजरायली हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो सिक्योरिटी कॉरिडोर साउदर्न गजा के अंदर बनाना है उस ज़िमन में तमाम इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़श्ता हफ्ते ये कहा था कि मुराद कॉरिडोर जो एक बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेज बना था रफा के बॉर्डर्स को लेकर, साउदर्न रफा को लेकर, और यहाँ से अब तमाम लोगों को निकाला जाएगा, साफ किया जाएगा और माजी में किया गया जो मुआहिदा है इस पर अमली कदम उठाया जाएगा। यही वजह है कि आज के दिन हजारों लोग नकल मकानी पर दोबारा से तैयार हो रहे हैं, निकल रहे हैं और गजा के अंदर हर दिन लोगों के साथ जो सूरत हाल बन रही है इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश पहले ही सामने आई है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बात रखी है, लेकिन उसके बरक्स इजराइल की तरफ से लगातार कार्रवाइयां जारी है। एक तरफ से ये खबर आ रही है, याद रखिएगा इजराइल की तरफ से ये साफ किया गया कि किसी भी कीमत पर गजा को खाली करना होगा और गजा पर मुकम्मल कंट्रोल अब इजराइल का होगा ताकि अमन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के अंदर जो है वो बन सके। इजरायली मिलिट्री का रिस्पांस तब आया जब अक्टूबर 7 तारीख को हमला हुआ था और कई लोग मारे गए थे और उस हमले के बाद अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की, फ़लस्तीनियों के मारे जाने की खबरें आ रही है और सोशल मीडिया पर दर्दनाक तस्वीरें, दर्दनाक आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं जहां पर फ़लस्तीनी लोग दुनिया भर के मुसलमानों से भी मुखातिब हैं और फिर ये भी बता रहे हैं कि सूरत हाल जिस तरीके की बनी है इसकी जिम्मेदार कौन और किसको ठहराएं, ये सवालात भी वहाँ से इस वक्त आ रहे हैं। ताहम कोशिश ज़रूर कुछ मुल्कों की तरफ से की गई थी कि सीज़ फायर हो, सीज़ फायर कुछ देर के लिए हुआ भी था, लेकिन हमास के लिए एक ही रास्ता छोड़ा गया था कि वो हथियार छोड़े, गजा से निकल जाएं, राहदारी दी जाएगी। हमास ने वापस पलट जवाब दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल खबर ये कि 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की इतलात और ख़बरें इस वक्त सामने आ रही है और लगातार
मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिनमें खान यूनुस और दीगर इलाके हैं वहाँ पर बमबारी का अमल मुसलसल जारी है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी बयान थोड़ी देर पहले आ चुका है। एक तरफ से ये कि इजराइल क्या कुछ कर रहा है, फ़लस्तीनी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से हमास का भी बयान जारी हुआ है और हमास ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया है और अस्कलान में बहुत ज़्यादा नुकसान इजरायली फोर्सेस को उठाना पड़ा है। गजा से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर रॉकेट हमले के बाद मकबूजा अस्कलान में नुकसान की इतलात आ रही है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा से इजरायली इलाकों की जानिब 10 रॉकेट दागे गए हैं, जो गुज़श्ता 10 माह के दौरान गजा से होने वाला सबसे बड़ा रॉकेट हमला माना जा रहा है। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-अक़साम ब्रिगेड ने इस रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। एक तरफ से रॉकेट दागे गए हैं हमास की तरफ से, दूसरी तरफ से गजा और गजा के आसपास के इलाकों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लेने के लिए, फ़लस्तीन पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए इजरायली आर्मी पेशकदमी कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हमास ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की है और जो मकबूजा इलाका है अस्कलान, यहाँ पर जो है रॉकेट दागे गए हैं और अभी जो इतलात मिल रही है करीबन 10 रॉकेट दागे गए हैं और गुज़िश्ता 10 माह के दौरान ये गजा हमास की तरफ से सबसे बड़ा रॉकेट हमला माना जा रहा है। इधर फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा से दागे जाने वाले अक्सर रॉकेटों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। यानी जब इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई तो हमास की तरफ से जो रॉकेट दागे गए वो फ़िज़ा में ही तबाह हो गए हैं। ताहम इस हवाले से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि कई गाड़ियां जो है वो तबाह हो गई है। साथ ही साथ इसराइली मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए। तो कुल मिलाकर जंगी सूरत इस वक्त भी गजा और इसराइल के दरमियान जारी है, जंगबंदी के बावजूद भी। और अब तक जो 7 अक्टूबर 2023 से इस जंग की शुरुआत हुई थी, फ़लस्तीन के तकरीबन 50,000 लोग जो है वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जो इसराइल से भी तकरीबन 1,000 लोग जो है वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन ये जंग अभी भी ये थी बात जनाब का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ पर सूरत हाल ये है कि जंग दोनों तरफ से जारी है। हमास ने भी हमला किया, इसराइल अपनी मनसूबाबंदी पर आ गया और मुकम्मल तौर पर गजा पर आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर कंट्रोल किया जाएगा, यह इजरायली काबीना की तरफ से साफ कर दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर गजा पर मुकम्मल कंट्रोल किया जाएगा। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि सरहदें आग उगल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से बिला जवाब फायरिंग की गई है, कहां पर यह मामला हुआ है उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दाखिला वजीर साहब जम्मू कश्मीर के अंदर है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को किस निगाह से उन्होंने देखा है। छोटे से ब्रेक के बाद दोनों बड़ी खबरों पर आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सरहदी जिला पूंछ से बड़ी खबर है, जहां पर सरहद पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिला पूंछ के देगवार सेक्टर से, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। खबर यह है कि रात देर गए पाकिस्तान की तरफ से मोटर शल दागे गए हैं और तकरीबन 5 से 10 राउंड्स की फायरिंग की गई है। ताहम भारतीय फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग है वो खामोश हो गई। आपको बता दें कि एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी हरकत है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ताहम इधर आपको बता दें कि फौज की इस तमाम सूरत पर कड़ी नज़र है और फौज की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई इस सेक्टर में की गई है। आपको बता दें कि ये तीसरा वाक़ा इस माह में बताया जा रहा है जहां पर पाकिस्तान अफवाज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है, लेकिन भारतीय फौज की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और जिसके बाद यहां पर जो तलाशी कार्रवाई उसको मज़ीद तेज़ कर दिया गया है और आखिरी इतला मिलने तक यहां पर तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी थी। सीधा पूंछ आपको लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आसिफ रशीद हमारे साथ है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि तीसरी बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान अफवाज की जानिब से की गई है, क्या कुछ मजीद इतलात और अपडेट है? देखिए ज़रूर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास वाला इलाका है, या आप ये कह सकते हैं कि पूरा सरहदी बेल्ट है। देगवार सेक्टर है, लंगूर पोस्ट आती है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का बिल्कुल आप जीरो लाइन समझकर भी मानकर चलते हैं। और इस इलाके के अंदर माजी में भी इस तरह के वाकयात रोनमा हुए हैं और रात को तकरीबन 9:20 के आसपास पहली मरतबा इस इलाके से जो कंफर्म हुआ, गोली की आवाज सुनाई दी गई और उसके बाद जाकर कंफर्म हुआ कि सरहद पार से गोली चली है, जिसकी जवाबी कार्रवाई हुई और तकरीबन 10:30 तक रुक कर या वक्फे से फायरिंग का सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद तकरीबन 1 से सवा 1 घंटे तक जब इलाके के अंदर पुरतनाव सूरत हाल रही तो सिक्योरिटी फोर्सेस को सर्च ऑपरेशन में भी मसरूफ देखा गया। और इस वक्त भी तकरीबन 9 बजे के आसपास यानी 12 घंटों का वक्त बीत गया है जब फायरिंग हुई या पहली गोली सरहदी इलाके के अंदर चली। अभी जाकर ये कंफर्म हो रहा है कि पहली गोली जो है वो पाकिस्तान वाली साइड से हुई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और उसके बाद तकरीबन 1 से सवा 1 घंटे तक ये फायरिंग रुक कर होती रही, मगर किसी तरह की कैजुअलिटी, कोई नुकसान या कोई कोलैटरल डैमेज इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। ना ही फौज या मकामी पुलिस की जानिब से इस पर कोई लबकुशाई की गई है। ये जरूर है कि सरहदी इलाके के अंदर फायरिंग हुई है, मकामी लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हमारे जराये जो इस इलाके के अंदर है वो बता रहे हैं कि ये इस तरह का दूसरा इंसिडेंट दूसरे महीने के दौरान, लेकिन इसी महीने के दौरान देखेंगे तो इस पूरे बेल्ट के अंदर पहले लाइन ऑफ कंट्रोल का जो केजी सेक्टर है और अब जाकर इतलात के मुताबिक देगवार सेक्टर के इस इलाके में फायरिंग के बाद इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस, बिलखुसूस जो फौज इस इलाके में फ्रंट लाइन पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर है, वहां सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मगर अभी तकरीबन 12 या 13 घंटे का वक्त जब हो रहा है या हो चुका है, किसी तरह के नुकसान की कोई इतला LOC के आसपास नहीं है। तो अभी क्या सूरत हाल ये बताएं कि जब भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं उसके बाद सिक्योरिटी कवर अप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तलाशी कार्रवाइयाँ बढ़ जाती है और अक्सर ये माना जाता है कि जब भी इस तरीके का सीज फायर वायलेशन हो तब कहीं ना कहीं दरअंदाजी होती है और गुज़श्ता कई महीनों से इस तरीके की इतलात है कि दरअंदाजी में कुछ लोग कामयाब भी हुए हैं जो स्पॉट भी किए गए जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। देखिए सिक्योरिटी जराये इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि माजी करीब में जब भी इस तरह के वाकयात रोनमा हुए हैं, खास तौर से उस इलाके में जहां भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल शेयर करते हैं, तो तब दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं। अब चूंकि गर्मियों के सीजन में हमने कदम रखा है पहाड़ी इलाकों के अंदर जहां बर्फ पिघली है और जंगलात वाले इन इलाकों में जो सिक्योरिटी के एतबार से काफी हसास है, इन एरियाज में ज्यादातर सर्च ऑपरेशंस देखे जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस इदारों की बात को अगर सही माना जाए तो उनके मुताबिक जब इस तरह फायरिंग हुई है तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने की भी कोशिश हुई और इस दौरान इन्फिल्ट्रेशन के ये जो पुराने रूट्स हैं उनको दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिशें हुई हैं। शायद वही इलाके दोबारा से एक बार फिर से सरहद पार से टारगेट पर हो सकते हैं। दूसरी जानिब हम सब जानते हैं मरकजी वज़ीर दाखिला का जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू सूबे के अंदर कश्मीर के मुकाबले सिक्योरिटी के एतबार से सूरत हाल ठीक नहीं है। बार बार हम देख रहे हैं ऑपरेशन, एनकाउंटर, तलाशी कार्रवाइयां, गिरफ्तारियां और इन सब सारे सिलसिले के बीच में सरहद पार से भी एक अटेंशन डाइवर्ट करने या डिस्टर्बेंस की कोशिश हो सकती है।
बुनियादी जो मामलात है उस तरफ तवज्जो दिलाने की। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स जब जब हुए हैं तब फौज ने ये भी कंफर्म किया है कि तीरंदाजी की कोशिशें फायरिंग के दौरान ही होती रही हैं, जिनको माजी करीब में नाकाम किया गया। हालांकि अभी हो सकता है कि 12-1 बजे के आसपास फौज की जानिब से या थोड़ी देर बाद कोई इस पर स्टेटमेंट भी आ जाए, मगर ये जरूर है कि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल का जो राजौरी पुंछ का बेल्ट है वो इंतहाई अलर्ट पर है। वज़ीर दाखिला का भी दौरा है, आसपास सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है अब जम्मू कश्मीर के अंदर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां फ्रंट लाइन पर बॉर्डर पोस्ट भी, पुलिस बॉर्डर पोस्ट भी ओपन किए गए हैं, तो उन एरियाज में भी काफी नजर रहती है। लेकिन अगर इसी मार्च के महीने में आप देखें जब या अप्रैल के पहले 3-4-5 दिनों के दौरान, तो कृष्णा घाटी सेक्टर और उसके बाद पुंछ सेक्टर, अब देगवार सेक्टर, बैक टू बैक इंसिडेंट्स होना ये बताता है कि जम्मू सूबे के अंदर वो जो पुराने या रिवायती रूट्स रहे हैं, जब जहां जहां इन्फिल्ट्रेशन हुई है उन इलाकों को शायद दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश हो सकते हैं। और सिक्योरिटी जरा इस बात की तरफ कई बार इशारा भी कर चुके हैं कि ये पूरा बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि सीज फायर वायलेशन हुआ है डेगवार सेक्टर के अंदर और लगातार लंगूर पोस्ट के आसपास ये फायरिंग हुई है। भारतीय फौज की तरफ से माकूल और मुनासिब जवाब भी दिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी थोड़ी देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा। बात जरा दाखिला वजीर साहब की करते हैं। दाखिला वजीर साहब का मिशन जम्मू कश्मीर जारी है। रात देर गए जम्मू पहुंचे और सीधे राजभवन के बाद भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर मेंबरान असेंबली, भारतीय जनता पार्टी के उन 9 मुंतखबा मेंबरान असेंबली के साथ तकरीबन 45 मिनट तक मीटिंग हुई, जिसके बाद बयानात भी जारी कर दिए गए हैं। ताम बड़ी बात यह कि दाखिला वजीर का दौरा जम्मू कश्मीर इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर बनी और ये हुकूमत बनने के बाद पहला दौरा दाखिला वजीर जम्मू कश्मीर का था, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पार्टी के सीनियर लीडर्स और एमएलए के साथ तबादले ख्याल किया है। रात 6:50 पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के चीफ सत शर्मा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तरुण चुग और साबिक सदर रविंदर रैना, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह ने उनका इस्तकबाल किया। जिसके बाद अमित शाह दाखिला वजीर राजभवन कुछ देर के लिए चले गए और उसके बाद सीधे त्रिकुटा नगर आए, जहां पर पार्टी के एमएलए के साथ उन्होंने मीटिंग शुरू की जो तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे तक चली है। और इस मीटिंग के दौरान मेंबरान असेंबली ने अपना अपना तारुफ दिया और तारुफ देने के बाद अपने अपने मसाइल वजारत दाखिला और वजीर दाखिला के सामने रखने की कोशिश की। इसके फौरन बाद अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, ताहम दाखिला वजीर ने 2-3 बड़ी अहम बातें बताई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा वक्फ बिल को लेकर किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरों को ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर हुकूमत की पॉलिसी का दिफा भी करना होगा और मुसलमानों तक के पैगाम भी पहुंचाना होगा कि किस तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात ये कि आज जब हम बात करेंगे तो आज ये माना जा रहा है कि दाखिला वजीर साहब थोड़ी देर में फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे, जहां पर बीएसएफ के जवानों के साथ वो कुछ देर बिताएंगे और उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो राजभवन के अंदर कुछ नौजवानों को नौकरियों के ऑर्डर भी दिए जाएंगे, जिसके बाद उनका दौरा कश्मीर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि कल से अभी तक की क्या सूरत हाल है मैं आपके सामने रख दिया। रंजीव मेहता के पास सीधे चलेंगे, जो हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। और इस पर रात देर गई जब मीटिंग कंक्लूड हुई थी तो रविंदर रैना जो साबिक सदर है, जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, जरा पहला रिएक्शन उनका क्या था उसको पहले देखते हैं, उसके बाद सीधे रंजीव मेहता के पास, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी का जे यहाँ की सरकार बनने के बाद और हमारे चुनाव जीतने के बाद पहला टूर था और सौभाग्यवंश मैंने कहा कि जैसे आज रामनवमी भी है और हमारा पार्टी का संगठनात्मक अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर भाई साहब पीछे कर ले मेरे भाई जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं और पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ और जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बैठक की है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की है, तारीफ की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अमित शाह साहब ने सराहा है, जो शानदार जीत असेंबली के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 29 विधायकों की जीत के साथ
जो बड़ी जीत मिली है उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जबरदस्त तारीफ की। सुरक्षा ये गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आए हैं, स्वाभाविक है कि सुरक्षा से सदर जो बता रहे थे कि गृह मंत्री साहब जब आए तो उन्होंने क्या किया, किस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया, लेकिन थोड़ी देर पहले शिल्पा शर्मा ने असेंबली कॉरिडोर में लीडर ऑफ अपोजिशन से गुफ्तगू की और जानने की कोशिश की कि ये जो पूरा मुआजरा कल से चला जिसमें दाखिला वजीर साहब जम्मू के अंदर मौजूद थे उसे वो किस तरीके से दिख रहे और दिशा निर्देश अब क्या कुछ सामने आए। सीधे पहले जरा उस बात को सुनते हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ गुफ्तगू थोड़ी देर पहले शिल्पा शर्मा ने मौजूद है। सर, आज क्या कुछ खास जो है वो रहने वाला है असेंबली में? क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा हंगामा होगा? नहीं, हंगामा किस बात का, हम कोई हंगामा करने नहीं आए, हम डिबेट करने आए, हम चर्चा करने आए हैं। जो विषय आएंगे उस पर चर्चा करेंगे और विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। जो सत्ता पक्ष इस बार तो वो अपने ही मेंबर्स का बिल, अपने ही मेंबर्स का रेजोल्यूशन अलाउ करती है, विपक्ष का तो करते नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि स्पीकर साहब बड़े बाइस्ड हैं, एक तरफा चलते हैं। तो रूलिंग के मेंबर्स ने जो बिल्स, जो रेजोल्यूशन लाए हैं वो सामने रखेंगे और हम उन पे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिल्कुल तैयार हैं किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं, किस तरीके से देखते हैं? गृह मंत्री जी पिछले 5-6 सालों से लगातार साल में 2-3 बार आते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं, रिव्यू लेते हैं और कुछ जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार यहाँ पे चला रही है प्रोजेक्ट्स, उनका रिव्यू लेते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुध बुध लेते हैं। और उसी कड़ी में इस बार भी आदरणीय गृह मंत्री जी आए हैं। कल शाम को सारे विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, प्रमुख नेताओं के साथ उनकी चर्चा हुई है। जो भी परिस्थितियां पिछले 1 साल से बनी हुई हैं बॉर्डर पे, पहाड़ी क्षेत्र में, उसकी जानकारी ली, उसका फीडबैक लिया और ये विश्वास भी दिलाया कि नरेंद्र मोदी जी भी बहुत चिंतित हैं, आदरणीय अमित शाह जी खुद भी चिंतित हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टेप जिसे हम रूथलेसली कहेंगे कि इस आतंकवाद को, इसके सपोर्ट स्ट्रक्चर को कुचलेंगे, ध्वस्त करेंगे, ये विश्वास भी दिलाया। इसके अतिरिक्त पार्टी की रूटीन गतिविधियों पे, पार्टी के कार्यक्रमों पे भी चिंतन हुआ, चर्चा हुई। वक्फ बिल और साथ ही साथ रिजर्वेशन पॉलिसी का मुद्दा असेंबली में उठाने की संभावना है, किस तरीके से? नेशनल कॉन्फ्रेंस गैर कानूनी, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य करने में बड़ी माहिर है, बड़ी फेमस है, क्योंकि आपने देखा होगा 370 को पार्लियामेंट में धराशायी किया गया, 370 सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिल लाने की कोशिश की। आज दोबारा से जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट ने पास किया, देश का सर्वोच्च स्थान है और सबसे बड़ी बात है कि कोई कोर्ट में भी गया है, उसे हम सब जुडिस भी मानेंगे। तो एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली को किसने इख्तियार दिया यहाँ पे उसको डिस्कस करने का? तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ऐसी चीजों को यहाँ पे एनकरेज हम होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विजिट करने वाले हैं, इनॉग्रेशन जो है ट्रेन की बहुत जल्दी 19 अप्रैल को कटरा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेल का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन जम्मू से बारामूला तक चलेगी। ये एक स्वप्न था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो आज साकार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लीडर स्पीकर मौसू पर लगाए संगीन इल्जाम, कहा कि अब्दुल रहीम रातर गैर जानिबदार नहीं है और हमारी करारदादों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुनील शर्मा का यह बड़ा बयान तब आया है जब दाखिला वजीर साहब जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है और थोड़ी देर के बाद असेंबली के अंदर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। लेकिन सीधे अपने नुमाइंदे राजीव मेहता के पास चलेंगे। रंजीव, जरा अपडेट करें, वजीर दाखिला साहब, गृह मंत्री साहब कब तक वहां पर पहुंचेंगे? सिक्योरिटी सिनेरियो क्या कुछ है? देखिए बहुत, मैं बताऊं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है आज दूसरे दिन में दाखिल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री हैं और इसके काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में ये दौरा, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, भाजपा जो अपोजिशन में है, इसके 29 विधायक जो पहली बार चुन के आए हैं, काफी बड़ी संख्या है। लेकिन इन सबके बीच जो पिछले 1 साल से खासकर जम्मू संभाग में जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना है आतंकवाद को लेकर, उसको लेकर काफी चिंताएं हैं केंद्र सरकार की, खासकर गृह मंत्रालय की, क्योंकि पिछले दिनों की बात करूं तो कठुआ के इलाके में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक, तो उस तरीके को, उस
मामले को लेकर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर बाद करीब 10:30 बजे के करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मेरे पीछे जो सड़क है इसके पार एक हेलीपैड है सेना का, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर रहेगा और जहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर सीमा की अग्रिम चौकी जिले पोस्ट पर जाकर जवानों जो सुरक्षा में तैनात हैं, सीमा की सुरक्षा में तैनात है जवान, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। साथ में जो घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि घुसपैठ को जीरो लेवल तक ले जाने की बात है, उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डीजीपी बीएसएफ के अलावा जितने भी अर्धसैनिक बल है उनके डीजी और जितने भी सुरक्षा एजेंसी है उनके प्रमुख जो उनके साथ है। 2 जगह पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर एक जगह पर अमित शाह जी का चॉपर लैंड करेगा, दूसरी जगह अन्य जो अधिकारी उनके साथ केंद्र से आ रहे हैं उनका। तो इस मामले को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम है बॉर्डर में, पूरी तरह से रंजू ये भी बताएगा, खबर ये भी है कि जो कुटवा इनकाउंटर में जो पुलिस एहलकार जांबाक हुए थे उनके एहलखाना से भी आज वज़ीर दाखिला अमित शाह मुलाकात करेंगे। इस हवाले से क्या तस्दीक इस दौरे की हुई है? देखिए जोहर, इस बारे में मैं बताऊं कि उनको जो परिजन है, जो जवान, जो पुलिस के एहलकार जो शहीद हुए थे सुखैन के एनकाउंटर में, उनके 2 लोग जो है वो हीरानगर के बॉर्डर के इलाके के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनको जो इनविटेशन मिला है वो राजभवन का मिला हुआ है जम्मू का। बहुत शुक्रिया रंजू हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में दाखिला वजीर बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद वापसी पर शहीद जवानों के एहलकारों के साथ सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी मुलाकात होगी। कांग्रेस का हम रिएक्शन जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा वजीर दाखिला अमित शाह की एक और बड़ी खबर भी आपको बताते चले। अमित शाह ने जब कल अपनी बात रखी असेंबली के अरकान के सामने बीजेपी के, तो साफ कर दिया कि सिक्योरिटी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हुई है। नॉर्मल बहुत जल्द जम्मू की सूरत हाल होगी, जहां कुछ इलाकों के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई हैं, उसे बहुत जल्द नॉर्मल किया जाएगा, क्योंकि हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। दूसरी बड़ी बात कि स्टेटहुड के मामले पर मरकजी सरकार बिल्कुल वाजिया है, यहां पर प्रॉपर टाइम पर यानी सही वक्त पर स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। अब जो सियासी मुबस्सिरीन और पंडित है उनका मानना है कि जब तक रियासत के अंदर मुकम्मल अमन नहीं होता है तब तक शायद रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज और बड़ी बात पहले दिन से ही दाखिला वजीर साहब कह रहे हैं कि प्रॉपर टाइम पर ये होगा, टाइमिंग का कहीं पता नहीं है। फिर यह भी कहा गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ यानी बीजेपी जो है वो पूरी तरह से असेंबली और असेंबली के बाहर मौजूदा हुकूमत को घेरे, उनकी नाकामियों को बताएं। साथ ये भी कहा कि ट्रांसफर जो कुछ हुई हैं वो रूल बुक के हिसाब से है, यानी कायदा कानून जो है उसी कानून के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ट्रांसफरें की हैं। और ये जो हंगामा काटने की कोशिश की जा रही है, गैलरीज को प्ले करने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ये अपनी नाकामियों को छुपाने की बात हो रही है। रविंदर शर्मा साहब कांग्रेस के तर्जुमान आला हमारे साथ है। रविंदर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। होम मिनिस्टर साहब जम्मू के अंदर मौजूद है। कल असेंबली मेंबर्स जो बीजेपी के उनके साथ मीटिंग हुई है, आज बॉर्डर पोस्ट पर थोड़ी देर में जा रहे हैं, उसके बाद दिन में शहीद जवानों के परिवारों के साथ मिलेंगे, श्रीनगर भी जा रहे हैं, यूनिफाइड कमांड की भी मीटिंग है, अफसरों के साथ दिशा निर्देश। लेकिन इस बीच 2 बड़ी अहम बातें जो अभी तक सामने आई है, स्टेटहुड को प्रॉपर टाइम पर रेस्टोर किया जाएगा, ये कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की गई है। दूसरी बात कि बड़े साहब यानी एलजी साहब ने जो ऑर्डर जारी किए हैं वो रूल बुक के हिसाब से है। आपका पहला रिएक्शन इन दोनों बातों पर? देखिए, बात यह है कि गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आए हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि हालात बड़े संगीन है, जम्मू लहूलुहान है और हालात पिछले दिनों आतंकवाद के रूप में खराबी हुई है। कुछ सालों में 2 साल से तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि डांगरी से शुरू करके ये खत्म नहीं हो रहा, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और बाकी उन्होंने स्टेटहुड की बात पे फिर वही बात जो पहले वो बात करते थे कि पहले चुनाव और फौरी स्टेटहुड, वो कहा गया। वो गृह मंत्री कहाँ है जो एक फ्लोर ऑफ द हाउस में कहते थे? वो गृह मंत्री कहाँ है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था? वो गृह मंत्री कहाँ है जो जहाँ जनसभा में आकर के कहते थे, हम कहते थे पहले स्टेटहुड और फिर फौरी चुनाव, हमने पहले भी कहा, लेकिन वो बात न मानते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार ये कहा और पूरे देश के सामने कहा। आज वो गृह मंत्री वो अमित शाह जी नजर नहीं आ रहे और सुर्खियां तो कहते हैं कि
वो जल्द आतंकवाद को कुचला जाएगा, आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस और इस तरह की शब्दावली तो बहुत सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जो हालात बने हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि क्यों हालात खराब हुए, इसी गृह मंत्रालय के अंदर उन्हीं के दौरे काल में ज्यादा हालात खराब हुए, जबकि नॉर्मल होने चाहिए थे, क्योंकि 90 से लेकर के मिलिटेंसी घटती आई है। ये पहला दौर है कि पिछले 4 साल में 3 साल में जम्मू सूबे में भी मिलिटेंसी फिर पन गई। उस फ्रंट पे गृह मंत्री जी और उनकी सरकार फेल है, बीजेपी, और कश्मीर के अंदर भी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई थी, इसलिए उसको स्टेटहुड के साथ जोड़ते हैं। इन्होंने जवाब दिया था कि स्टेटहुड यूटी बनाएंगे तो बहुत अच्छा हम कंट्रोल कर पाएंगे। पहली सरकारों को कोसते थे इन्होंने हाथ बांध के रखे हैं। अब तो 11 साल में हाथ खुले, इसलिए उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो क्या मैं ये समझूं कि स्टेटहुड के मामले पर अभी दिल्ली बहुत दूर है, इंतजार बहुत ज्यादा है अभी भी? बिल्कुल, हमको ये लगता है इनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार नहीं बन पाई। इन्होंने जो मंसूबे बनाए थे उसमें विफल रहे, और कांग्रेस एनसी कोलिशन और लोगों ने इस चीज को इनको मैंडेट नहीं दिया। ये प्रॉक्सी से रूल कर रहे हैं। आप अगर तहसीलदार एसीबी एलजी साहब ट्रांसफर करेंगे, अगर ऐसा स्कीम और ऐसा कानून ने बनाया है, आपको पता है कि चुनाव से पहले भी हमने प्रोटेस्ट किए थे कांग्रेस पार्टी ने कि इन्होंने खोखला कर दिया जो रिएनोवेशन एक्ट में, और इन्होंने टारगेट छीन ली थी कि अब चुनाव करवाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ चुनाव हुए हैं, और इन्होंने सारी पावर एलजी को दे दी। राजेंद्र शर्मा जी, एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। जो आज से बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है, किस तरह से आप इस दूसरे मरहले को देख रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से क्या कोई करारदाद या बिल इस दूसरे मरहले में पेश की जाएगी? देखिए, वो तो तकरीबन चीजें पहले दी हुई हैं। वो तो एमएलए और सदन में क्या होता है, वो हमारी एमएलए जो है वो रूटीन के उन्होंने बहुत सी चीजें नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो वहाँ चीज आएगी, हमारे एमएलए जो बाजी बात है वो करते आए वो करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि चुनाव 10 साल के बाद होने के बाद लोगों को बहुत परेशानियां हैं। बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल पहला रिएक्शन कांग्रेस का आ चुका है, लेकिन यही मान लीजिएगा दिल्ली हनूज दूर है स्टेटहुड के मामले पर, क्योंकि मुकम्मल अमन जब तक नहीं होता है शायद तब तक स्टेटहुड बहाल भी नहीं होगा। इस तरीके के दबे अल्फाज के आसार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से ही बाहर आ रहे हैं। फिलहाल जरा सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दाखिला वजीर आज श्रीनगर भी जाएंगे, और श्रीनगर के अंदर वीवीआईपी मूवमेंट के पेश नजर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर नाके और तलाशी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, और मुश्तबे अफराद की नकलामल पर भी गहरी नजर रखी जा रही है। श्रीनगर के अंदर मल्टी टियर सिक्योरिटी सिस्टम को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज और कल दाखिला वजीर वहां पर रहेंगे और फिर उनकी दिल्ली रवानगी है। इस बीच इतला और खबर यह है कि मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। सिक्योरिटी के जवान मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, ताकि किसी भी कीमत पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इस बीच इतला यह है कि आज शाम को दाखिला वजीर तकरीबन 6 बजे के आसपास टेक्निकल एयरपोर्ट श्रीनगर पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से इस्तकबाल भी किया जाएगा, और उसके फौरन बाद शहीद डीएसपी हिमायूं मुजम्मिल भट्ट की रिहाइशगाह पर भी जाएंगे, जहां पर अहल खाना के साथ वो ताज़ियत पुरसी करेंगे। और ये साफ कर दिया गया कि एयरपोर्ट से टीआरसी के रास्ते से वो राजभवन जाएंगे, जहां पर वो रात को रुकेंगे। ताहम इस पूरे रास्ते के दौरान क्यूआरटी और स्पेशल इजाफी दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, श्रीनगर के अंदर आज दाखिला वजीर साहब की आमद है, पॉलिटिकल रिएक्शंस थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस मायूसी है दौरे से, कुल मिलाकर पहले पॉलिटिकल सर्कल्स की खबर बताइए, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि दाखिला वजीर जब रिव्यू लेंगे तो आज उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद होंगे। और आज सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पूरे शहर को लगाया गया है, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दफ्तरों का खुलने का वक्त भी पास है, अगरचे दाखिला वजीर को शाम 6 बजे पहुंचना है। देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का ताल्लुक है, इस सिलसिले में हम भी गुज़िश्ता कई रोज से मुख्तलिफ सियासी जमातों से बात कर रहे हैं, स्पेशली जहां तक उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का ताल्लुक है। और अलग अलग रिएक्शंस, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि
यहाँ की जो सियासी जमातें हैं इस दौरे से ज्यादा बड़ी उम्मीदें वाबस्ता नहीं रख रहे हैं। जिस तरह से ऑलरेडी शेड्यूल में कहा गया है कि एक तो सिक्योरिटी रिव्यू लेंगे, और दूसरा जिस तरह से उन्होंने कल बीजेपी के एमएलए से बात की है, और तीसरा ये कि आज जो वो बॉर्डर्स का विजिट करेंगे, और यहाँ श्रीनगर में कल वो कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इब्तिदा भी करेंगे। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें मुख्तलिफ तरीके से या तनाजुर में इस दौरे को देख रहे हैं। अलग अलग मिक्सड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि होम मिनिस्टर का दौरा सिर्फ इस तनाजुर में इम्पोर्टेंट है कि उन्हें एक ग्रीन सिग्नल मिले स्टेटहुड के हवाले से, जिस तरह से आपने भी अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से बात की थी, और एक कोई बड़ी उम्मीद इनको नजर नहीं आ रही है। और जहां तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होम मिनिस्टर का दौरे का ताल्लुक है, श्रीनगर शहर ही नहीं बल्कि पूरे वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि होम मिनिस्टर आज शाम यहाँ श्रीनगर पहुंचे, और इस सिलसिले में श्रीनगर के इंटरनेशनल शेखुल आलम हवाई अड्डे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर के जितने भी हसास मकामात है, सेंसिटिव पॉइंट्स है, वहाँ पे सिक्योरिटी के चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। नाइट जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ा दिया गया है, और राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि कुछ हसास मकामात पर बैरिकेडिंग भी की गई है, और फ्रिस्किंग चेकिंग का सिलसिला जारी है। क्या मानिए ये जो शाम का वक्त होगा ये काफ़ी बिजी रहता है, स्पेशली 6 बजे के बाद का जब हम वक्त लेते हैं तो पूरा बडगाम का रास्ता, डिस्ट्रिक्ट का इसी रास्ते से जाना है, एयरपोर्ट रास्ते से जाना है, हुमामा से होते हुए जाना है। तो जब ये गृह मंत्री साहब 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, डेट मीन्स 4:45 5:30 के आसपास ही सिक्योरिटी ड्रिल मजीद सख्त होगी। तो मुतबादिल कोई रास्ता वहाँ की ओर जाने के लिए क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कर दिया गया है, या इसी रास्ते को कुछ देर के लिए रोक कर बाद में खोल दिया जाएगा? देखिए, कोई स्पेसिफिक इस हवाले से एडवाइजरी इशू तो नहीं की गई, और हमने अमूमन देखा है कि चाहे होम मिनिस्टर साहब का विजिट हो या प्राइम मिनिस्टर साहब का पिछली बार का विजिट हो, तो इस सिलसिले में ये हम देख रहे हैं कि जब तक वो हवाई अड्डे से राजभवन पहुंचे, और इस दौरान ये जो इस रास्ते का जो ट्रैफिक है उसको तब तक हॉल्ट किया जाता है जब तक वहां से वो निकल जाए। लेकिन ऐसा हम इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस या कदगने इंतजामिया की तरफ से नहीं देख रहे, और आज भी इसी तरीके का जो है मनाजिर देखने को मिलेंगे, और कोई एडवाइजरी नहीं है। लेकिन जो ही हम हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि एक आखिरी सवाल, चूंकि वज़ीर दाखिला जब आज शाम श्रीनगर पहुंचेंगे तो कल भी श्रीनगर में ही रहेंगे, तो खबर ये भी है कि कई जो वफूद है उनसे भी मुलाकात करें। इनमें से कौन कौन से डेलीगेशन होंगे जिनसे वज़ीर दाखिला से आज मुलाकात करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जो हमारे पास इतलात है कि जो डीएसपी हुमायूं की जो मौत वाक़या हुई थी एनकाउंटर के दौरान, उनके घर वो उनके लवाहिकीन के साथ वज़ीर दाखिला मिलेंगे। उसके बाद राजभवन में जिस तरह से हमने कहा कि वो एक आला सतही मीटिंग लेंगे, और साथ साथ एक अलग मीटिंग राजभवन में पहले वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के हवाले से लेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स का सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे जिसमें टॉप ब्रॉज जो सिक्योरिटी एजेंसियों के वो होंगे। और उसके बाद ये भी इतलात है कि कुछ अलग अलग डेलीगेशंस जो है जिसमें चैम्बर है, जिसमें जो कश्मीर आर्टिजन्स है, और अलग अलग जो डेलीगेशन से यहाँ पे कुछ एनजीओज भी उनसे मिल रहे हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्टर का ये दौरा जो है कुल मिला के बड़ा इंपॉर्टेंट इस तनाजुर में देखा जा रहा है, क्योंकि नई हुकूमत बनने के बाद या अवामी हुकूमत बनने के बाद ये उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है, और इस दौरे को इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन जहां तक जिस तरह से हमने कहा कि सियासी जमात यहाँ की है और खासकर इलेक्टेड गवर्नमेंट इस दौरे को इस तनाजुर में देख रहे हैं कि यहाँ लगातार बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इमरान। फिलहाल अपडेट करने के लिए वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि रवा महीने एक और सौगात मिलने जा रही है, और फिर आपको असेंबली भी लिए चलेंगे जहां पर थोड़ी देर के बाद हंगामा जरूर होगा। लेकिन बात आज असेंबली के अंदर क्या कुछ होगी, तहरीक इल्तिवा किसने पेश की, इस पर जरा बात करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम दाखिल हो गए हैं। बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो ख्वाब था वो अब मुकम्मल होने वाला है और ख्वाब था जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ने का ट्रेन के जरिए और अब ये ख्वाब मुकम्मल होने जा रहा है। दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है और 19 अप्रैल वो तारीख होगी जब यह ख्वाब मुकम्मल होगा। ज़रा ऐसी खबर है कि 19 अप्रैल को इस बड़े मंसूबे को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उमा है उनकी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 घंटे का जो सफ़र है वो अब इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए सिर्फ 3 घंटे में ही मुकम्मल होगा। आपको बता दें कि लोग कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसका आजमाइशी रन भी मुकम्मल हुआ है, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह होगा। और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस बड़े मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे जब वो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि ये मंसूबा जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास तौर पर समाजी, इक्तिसादी और तरक्की के लिए ये एक तारीखी लम्हा होगा। और कटरा से श्रीनगर तक आजमाइशी ट्रायल इस हवाले से पहले ही चलाई गई है और शुमाली रेलवे का ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा कि दिल्ली से लेकर कटरा तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। और अब सबकी नज़रें 19 अप्रैल पर है क्योंकि 19 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा मुतवक्का है, जिस दौरान वो इस बड़े मंसूबे को हरी झंडी दिखाएंगे और ये बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम की जाएगी। चलिए जनाब, बात जरा असेंबली की भी आपको बताते हैं क्योंकि बिल्कुल आधे घंटे के बाद ईवान असेंबली के अंदर दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी और बजट इजलास का दूसरा मरहला जम्मू के अंदर शुरू होगा। और आज 12 दिन के बाद दोबारा से जब असेंबली लगेगी तो ऐवान के अंदर गर्माहट साफ नजर आ रही है। हिज़्ब इख्तिदार के अंदर बैठे लोगों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ऐवान के अंदर इंतहाई अहम करारदादों पर गुफ्तगू होनी चाहिए और तहरीकी इल्तिवा भी पेश करने की खबरें सामने आ रही है। हुकूमती इदारों की तरफ से अगरचे अभी इस पूरे मामले पर कोई बात नहीं बताई गई है, ताहम ये बताया जा रहा है कि तहरीकी इल्तिवा पेश की गई है। और तहरीकी इल्तिवा पेश करने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर पहले उन तमाम मामलात पर गुफ्तगू हो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बताया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान की तरफ से माना जा रहा कि ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं। आज 3 करारदादें लिस्ट की गई हैं और तीनों करारदादों का मतन और मकसद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत के दर्जे की बहाली को यकीनी बनाना है। उसके साथ साथ एक करारदाद अली मोहम्मद सागर की तरफ से है जिसमें रहबर जंगलात मुलाजमीन को मुस्तकिली के हवाले से तवज्जो और तहरीक पेश करना है। फिर अली मोहम्मद डार साहब ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जिस तरीके की खामियां और कोताहियां पाई गई हैं उसे किस तरीके से दूर किया जाए, उस ज़िमन में भी एक अहम बात जो है उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया। तो आज जहां एक तरफ से 12 दिन के वक्फे के बाद ऐवान के अंदर कार्रवाई होनी है, वहीं पर हिज़्ब इख्तिदार वक्त तरमीमी बिल 48 अफसरों के तबादलों को मौजूद बहस बना सकते हैं। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ किया है कि तमाम तर मामलात को देखा जाएगा और हर एक चीज़ का काउंटर भी किया जाएगा। अब ये पहला मौका होगा कि हुकूमत के अंदर जो अरकान है वो हुकूमती पॉलिसियों पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हुकूमत का हिस्सा रहते हैं। जब वो खुतबा पढ़ रहे थे तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुतबा सरकार का पढ़ रहे थे जो उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने तहरीर करके दिया था। आज उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ भी
एहतजाज की बात ऐवान के अंदर सुनाई दे सकती है। थोड़ी देर में यह कार्रवाई शुरू होगी। लंगर लंगूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान की तरफ से कस लिए गए हैं और आज टेबल पर लड़ता हुआ नजर आएगा। यानी जो लोग हिज़्ब इख्तिलाफ में है वो दिफा करते हुए नजर आएंगे और जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है वो कहीं ना कहीं इसका दिफा, हिज़्ब इख्तिदार में है वो इसको मुखालफत करते हुए नजर आएंगे और इस तरीके से सूरत हाल जो है वो आज बनती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर 12 दिन के वक्फे के बाद आज ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हो रही है। तो कुल मिलाकर 14 ऐसी करारदादें हैं जिन्हें ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा इन 2-3 दिनों के दौरान। चलिए जनाब, आज जो करारदादें ऐवान में आनी है उनमें एक करारदाद कैसर जमशीद लोन की है, जो ये मांग कर रहे हैं कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, स्टेटहुड टू बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली एज प्रोमिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कोट अनकोट करके मैं वही पढ़ रहा हूं जो बुलेटिन जारी किया गया था 26 मार्च सन 2025 को और ये कहा गया था कि 7 अप्रैल सन 2025 को क्या कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब का करारदाद है जिसमें उन्होंने कहा कि हाउस रिजॉल्व करे कि स्ट्रीमलाइन किया जाएगा जी हेल्थ केयर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली रूरल और फार फ्लंग एरियाज के अंदर। यह दूसरी करारदाद है। हिलाल अकबर लोन साहब, इनका मानना है कि सरकार पूरी तौर से, मरकजी हुकूमत पूरी तौर से स्टेट हुड को रेस्टोर करें यूनियन टेरिटरी के अंदर और उस ऑर्डर को पूरा करें जो होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो बातें की है। शबीर कुलैस साहब का भी आज करारदाद है जिसमें यह कहा गई है, जिसमें यह कहा गया है कि स्टेट हुड को रेस्टोर किया जाए। और फिर चौथी, पांचवी करारदाद जो है अली मोहम्मद सागर की है जिसमें उनकी तरफ से यह कहा गया कि रहबर जंगलात के जो मुलाजमीन है उन्हें मैंडेट है जी एक ऑर्डर 155 FHC 2017 का, उसकी रेगुलराइजेशन के हवाले से कदम उठाए जाए। और छठी करारदाद हाउस रिजॉल्व करें जो रेक्टिफाई करें उन तमाम गलतियों को जो एंटायर लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर हुई हैं उनको ठीक करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर कदम उठाएं। और 7वां करारदाद जो है वो वहीद रहमान पर्रा साहब की है जिनका ये मानना है कि LNT JCB क्रेन्स जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही है इससे माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस बीच कल वहीद रहमान पर्रा ने स्पीकर को एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि इसके बदले 13 जुलाई की करारदाद जो इंतहाई अहम है उस पर गुफ्तगू होनी है। देखते हैं कि आज क्या कुछ होगा। लेकिन 9 अप्रैल को एजाज अहमद जान साहब जो ऐवान के मेंबर हैं वो ऐवान के सामने करारदाद रख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो हेल्थ रिसोर्स और डेवलपमेंटल काम के हवाले से उनकी तवज्जो दिलाओ है। उसके बाद डॉक्टर बशीर वीरी साहब का यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, नदी नालों की इकोलॉजिकल बायोडिग्रेडेशन जो हो रही है उस पर उनका है। अर्जुन सिंह राजू साहब की एक करारदाद आई है, फिर राजीव जसरोटिया साहब की एक करारदाद है और रमेश्वर सिंह साहब की करारदाद है। सजाद शाहीन और गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब की करारदाद है और ये करारदादें जो हैं ये 9 तारीख होगी। यानी आज ऐवान के अंदर जो करारदाद है वो स्टेट हुड को लेकर है, लेकिन उससे पहले वक्फे सवाल तहलील करके अहम मुद्दों पर गुफ्तगू करें, इस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। तो हम थोड़ी देर का इंतजार होगा जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई हम बराह रास्त आपको दिखाएंगे। चलिए, लीडर ऑफ कांग्रेस किस तरीके से आज ऐवान को देख रही है। दाखिला वजीर साहब का दौरा है। थोड़ी देर पहले शिल्पा शर्मा जो असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद है, असेंबली हॉल के बाहर मौजूद है, वो एक एक करके सबसे गुफ्तगू कर रही है। जरा निजामुद्दीन भट्ट साहब को भी सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से MLA निजामुद्दीन भट्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल और साथ ही साथ रेजोल्यूशन पॉलिसी का यहाँ पर जो है वो मुद्दा उठाने वाली है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये इश्यूज हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है न्यू दिल्ली से, तो देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कन्फ्रंटेशन की कोई बात नहीं है, एक दूसरे को समझाने की बात है। और असेंबली इज़ द बेस्ट फोरम जहाँ बात होनी चाहिए आज़ादी से। यही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो पीपल्स इंटरेस्ट के हैं, स्टेट इंटरेस्ट के हैं, नेशनल इंटरेस्ट के हैं। इनमें ठीक है कवानीन बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन कवानीन पे बात करना हर एक का अधिकार है और बात होगी।
अभी कुछ देर बाद कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर इस असेंबली पर सबकी नजर रहेंगी कि आज के दिन क्या कुछ होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करते हैं। आज 7 अप्रैल है और पूरी दुनिया में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आज 21वीं सदी में भी जो तिब्बी या सेहत की जो हालात है वो बद से बदतर है, क्योंकि अभी भी जो जम्मू कश्मीर की 70% आबादी के लिए सिर्फ 30% तिब्बी मरकज़ जो है वो काम कर रहे हैं। और इस तरह से आबादी के हिसाब से अगर देखें तो 1000 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड या एक बिस्तर दस्तियाब है। साथ ही साथ जो लगातार हम बता रहे हैं कि जो तिब्बी अमले की कमी है, डॉक्टरों की तकरीबन 1400 असामियाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर में खाली है। और जब 1400 असामियाँ खाली हो तो फिर सूरत हाल क्या हो इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि 1400 सिर्फ डॉक्टरों की असामियाँ खाली है, लेकिन नीम तबी अमले की जब हम बात करते हैं तो 4511 असामियाँ खाली पड़ी है, जिनमें जम्मू सूबे की 2937 असामियाँ शामिल है। इसी तरह फिर अलग अलग अजला की बात करते हैं, रामबन, किश्तवाड़, इन तमाम अजला में जो तिब्बी अमले की कमी है। साथ ही साथ ज़िला कुपवारा सबसे ज़्यादा मुतासर वाला ज़िला है, जहाँ पर सरहदी इलाकों में तिब्बी अमले की कमी है। साथ ही साथ जो तिब्बी सहूलत है उसका भी फुकदान है। डॉक्टर बशीर वीरी साहब मेंबर असेंबली हैं, जिन्होंने गुज़श्ते दिनों ऐवान के अंदर भी इस पूरे मामले पर हसासियत के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की थी जब मुतालबात ज़र, हेल्थ एंड फैमिली हायर एजुकेशन के पेश किए जा रहे थे। डॉक्टर वीरी साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त, चूँकि वक्त बड़ा कम है, आपने ऐवान के अंदर जाना। लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल अभी हमारी है तिब्बी निगहदाश्त के हवाले से, जो तिब्बी मरकज़ हमारे हैं इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, आप पेशे से खुद डॉक्टर रहे हैं, प्रेशर डॉक्टरों पर सबसे ज़्यादा है, किस तरीके से आज के दिन को आप देखेंगे और कितना ज़रूरी है कि हंगामी बुनियादों पर सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए? गवर्नर साहब, आज तो आलमी दिन है फॉर द एनिवर्सरी ऑफ WHO। आज के ही दिन 7 अप्रैल को 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया था। आज के दिन, आज के हवाले से उनका थीम भी है हेल्दी बिगिनिंग्स। तो जहाँ तक आपने बात कही जम्मू कश्मीर में हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने का, मुझे लगता है कि जब तक कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत ना करें, वहाँ पे जो आप अभी कह रहे थे स्टाफ की कमी है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स की कमी है, वहाँ पे जो भी लॉजिस्टिक्स होने चाहिए उनकी कमी है, तब तक शायद हम आगे अच्छी तरह से लोगों के तवक्कात के मुताबिक बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोअर सेंटर से मामूली चीज़ भी जो है ना वो रिफ्लेक्ट होता है टर्शरी सेंटर्स पे। किसी को कहीं पे पास ट्रेन करना हो, किसी को छोटा सा वैनी सेक्शन करना हो, किसी को मामूली सा ऑपरेशन भी करना हो, जिसके लिए हमारे PHCs या हमारे जो सब सेंटर्स है वो उसके लिए बनाए गए, लेकिन ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं। अगर किसी का LHCS करना हो, अगर किसी को थोड़ा सा ऑपरेशन गॉल ब्लैडर सर्जरी करनी हो, तो ये टर्शरी सेंटर को रेफर किया जाता है। इसमें अकाउंटेबिलिटी खड़े करने की ज़रूरत है। और 2-3 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की, खासकर कश्मीर प्रोविंस की तरफ से, जो डॉक्टर्स में हमें खुद अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने पिछले 30 साल में इतनी जांफिशानी से काम किया, जबकि यहाँ हालात ख़राब थे, मिलिटेंसी का दौर था और उसमें आए दिन हादसात होते थे। तो मुझे याद है, चाहे सोहरा इंस्टीट्यूट है हमारा, SMHS का इंस्टीट्यूट है हमारा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का हमारा इदारा है, यहाँ के लोगों ने दिल से और अपने मतलब खिदमात यहाँ के अवाम के सामने रखी और उस नाजुक घड़ी में सहारा दिया, जबकि पूरा पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब हो चुका था। उसको मुलाहिज़े नज़र रखते हुए मेरी गुजारिश होगी सरकार से, अवाम से, कि डॉक्टरों की कदर करें। उनके साथ जो कन्फ्लिक्ट आए दिन होते हैं तो उससे इज्तनाब करना चाहिए, वो अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा क्रीम है, सोसाइटी का एक इंटेलिजेंसिया है, बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचते हैं। इसका ख्याल रखना चाहिए सरकार को भी, आवाम को भी। लेकिन उसके साथ साथ में अपनी फ्रेटर्निटी को ये भी कहूँगा, हमें भी सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। एक बंदा कहीं पे गलती करता है, पूरी बरादरी हमारी उससे बदनाम हो जाती है। मैंने देखा है कश्मीर के अंदर से अक्सर ज़्यादातर जो हमारी लेडीज़ है उनको LHCS यानी कि सिजेरियन सेक्शन के लिए रेफर किया जाता है, जबकि WHO का थीम है, उनकी रिकमेंडेशन है कि नॉर्मल डिलीवरीज को प्रेफर करना है हमें, और नॉर्मल रास्ते से अगर LHCS के लिए जाता भी तो उसके लिए इंडिकेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और दूसरी बात जो कश्मीर में मैंने देखा, हिस्टेरेक्टोमी
अभी थोड़ा सा कंप्लेंट हुआ लेडी को 40-45 साल प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स शुरू नहीं हुए तो उसको एडवाइस किया जाता है कि आप हिस्टेरेक्टोमी में आप अपना जो वोम है उसको निकालिए, उससे आपको ठीक हो जाए। ये चीजों की खासकर ध्यान देना, इन चीजों की तरफ खासकर ध्यान देना है। और दूसरी बात, आज सुबह मैंने एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज मुझे मिली है एक हॉस्पिटल से, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि हमारा गायनी का हॉस्पिटल है, OBGY का हॉस्पिटल है, वहां से लोगों को बाहर रेफर किया जाता है। इसकी तरफ भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कैंसर का इस वक्त हमारे को स्लो एक साइलेंट एपिडेमिक की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसकी वजूहात और उसके महरिकात जानने की जरूरत है, उस पर हमें रिसर्च करने की जरूरत है। मुझे लगता है इन चीजों पे अगर हम काम करेंगे तो हमारी रियासत, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का इसी में भला है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जरा ये भी बताइए बशीर वीरी साहब, चूंकि आप ऐवान के अंदर भी आप पॉलिसी मेकर में आप माने जाते हैं, जो पॉलिसी हमारी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के हवाले से, साउथ कश्मीर एपिसेंटर बन रहा है कैंसर के हवाले से, दीगर मामलात आपके सामने हैं, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए आइंदा 10 साल के लिए, क्या हमें लग रहा है कि वो विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास है जिस पर हम काम कर रहे हैं, या जो हो रहा है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो इमीडिएटली कोई इशू आ रहा है उसको एड्रेस करो, आगे बढ़ो, एक टेम्परेरी फेज में हम चल रहे हैं, कोई विजन डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है? जी, आप सही कह रहे हैं कि देखिए अभी हमारी सरकार मौर के वजूद में आ गए, अवाम के नुमाइंदे आए हैं, बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो अभी तक जो करना चाहिए था पिछले 6 साल से, पिछले 10 साल से यहाँ पे एक तातुल रहा है, उसमें जो चीजें करनी चाहिए थी, इनके पास ताकत थी, इनके पास बहुत सारे साधन थे, इंटरफेरेंस नहीं थी, जो लारिली फिर पॉलिटिकल सेटअप में कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी इन्फेंसी में हमारी सरकार है, यहाँ पे भी हमें इस पे सीरियसली हमें सोचना है, और हमें जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है एज फार एज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न, क्योंकि हमें यहाँ दूसरी तरफ से कई सारे मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, उनको इन्फेंसी में हमें एक डायरेक्शन देना है ताकि ये प्रोडक्टिव काम करें और यहाँ के लिए अच्छा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ज़रूरत है एक जामिया पॉलिसी की, तब जाकर सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात महकमे सेहत के हवाले से हो रही थी, तो और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त आवारा कुत्तों ने दहशत मचाई है, और ख़ासकर जो श्रीनगर मरकज़ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासर वाला इलाका है, क्योंकि एक दिन में कुत्तों के काटने के तकरीबन 40 वाक़ात रिपोर्ट हुए हैं, और ये वाक़ात जो है श्रीनगर से रिपोर्ट हुए हैं। श्रीनगर के अलावा कुपवाड़ा और पुलवामा से भी कई केस रिपोर्ट हुए हैं, और कुल मिलाकर आप देखें जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त इस तरीके की सूरत हाल है कि हर गली कोचे में, और ख़ासकर जो आबादी वाला इलाका या दुकान के सामने हम देखते हैं कि आवारा कुत्तों की एक झुंड होता है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो तालिब इल्म हैं या जो सुबह सुबह नमाज के लिए लोग जाते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, अक्सर शिकायतें मौसूल होती है कि आवारा कुत्तों की हड़बूंक है, आवारा कुत्तों की दहशत है, जिस वजह से लोगों का अब घरों से निकलना भी माहौल बन चुका है। और इस तरीके से इस हवाले से जब हम इंतज़ामिया से भी पूछते हैं या SMC के जो आला एहलकार है उनसे भी पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। बड़ी खबर यह कि सिर्फ एक दिन के अंदर 44 से ज़्यादा वाक़यात रोनुमा हुए, 44। ये वो वाक़यात है जो अस्पताल के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं, प्राइवेट कितने चले गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इन 44 में से हाफ ऑफ द मार्क, दैट इज 20 केसेस जो है वो सिर्फ शहर श्रीनगर के हैं। यानी शहर श्रीनगर इस वक्त एक और दहशत के अंदर फंसा हुआ है, और वो कुत्तों का दहशत है, आवारा कुत्तों का दहशत है, और किसी भी तरह से चलना महाल हो रहा है। SMHS अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर कल पूरे दिन मेडिकल फैकल्टीज के साथ जब आप बात कर रहे थे तो पता लगा कि सबसे ज्यादा रश तो कल देखने को मिला। उसके बाद पुलवामा, कुपवाड़ा, नारबल, श्रीनगर का नवाकदल, सेकिडाफर इलाका सबसे वर्स्ट हिट एरिया है। 44 डॉग बाइट्स रिपोर्ट की गई कश्मीर के अंदर इतवार के दिन पर, और पैनिक इन एरियाज के अंदर है। और जब इन एरियाज को जब आप खंगालते हैं तो ये शहर के वो इलाके हैं, नवाकदल, सफा कदल, फतेह कदल का एरियाज, और फिर राजबाग, जवाहरनगर का एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा कुत्तों की आबादी को देखा जा रहा है, और सेहत सफाई का भी बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं।
और कल ही जब आप देखें नौपरा का इलाके से भी खबर आई है और फिर पुलवामा, डलगेट, नारबल से भी इस तरीके की इतलात और खबरें जो वो आ रही है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक कि आवारा कुत्तों की आबादी पर लगाम लगाई जाए तो इसलिए कहा जा रहा है नसबंदी का अमल चल रहा है। जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अदाद शुमार को आप खंगालते हैं तो कितने जनाब दिन में होते हैं, 2 या 3। आबादी कितनी है उनका कोई सेंसस नहीं है। और मुसीबत ये है कि हर चौराहे पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डंपिंग यार्ड बना दिया है। हर दूसरी तीसरी गली के पास डंपिंग यार्ड है, जिसकी वजह से ये कुत्ते वहां पर बादशाह बने हुए हैं और बादशाहत के दोहरे के दौरान इस किले के आसपास किसी के चलने की हिम्मत ही नहीं बनती है। गाड़ी वाले, स्कूटर वालों के लिए भी वबाल जान बनी। और गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि श्रीनगर के अंदर भी एक तस्वीर सामने आई थी कि एक आदमी पोल पर चढ़ा बचने के लिए, अगर गाड़ी नहीं आती तो शायद उसकी भी सूरत हाल अबतर हो जाती। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि जनाब लगातार एक के बाद एक कुत्तों के काटने की खबरें आ रही हैं और एक ही दिन में जब 40 केसेस आए तो मुझे उम्मीद है कि सूबाई इंतजामिया जरा आज मुतहरिक हो जाए और जवाब भी दे इस पूरे मामले पर क्या कुछ हो सकता है। चलिए जी फटाफट से आपकी फोन कॉल्स को लेना है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी और अहम खबर की ओर आपकी तवज्जो दिलाते हैं। आज बड़गाम के अंदर सियासत का मरकज गरम रहेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डीडीसी चेयरपर्सन का मामला है और डीडीसी चेयरपर्सन के लिए अदम एतमाद की तहरीक का फैसला आज होना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे मुंह किया गया था डीडीसी चेयरपर्सन बड़गाम के लिए, आज उसमें हतमी फैसला होना है। अथॉरिटीज की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से काउंसिल का इजलास आज तलब कर दिया गया है और तकरीबन 11:30 बजे काउंसिल का इजलास होगा जिसमें उस अदम एतमाद की तहरीक पर फैसला लिया जाएगा। वोटिंग होगी जो अदम एतमाद की तहरीक अदालत का भी चक्कर काट चुकी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जिला इंतजामिया मुतारिक हुई है और जिला इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर इस पर वोटिंग का अमल होगा। जराया इस बात का इशारा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ और लोग इस बात की उम्मीद रख रहे हैं कि आज नज़ीर अहमद खान साहब शायद दफ्तर से बाहर होंगे और ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है ये कामयाबी के साथ हमकिनार होगी। मजीद सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे हम बड़गाम चलेंगे। अशरफ हमारे साथ है। अशरफ, अदम एतमाद की तहरीक पहली बार हम देख रहे हैं जिस पर वोटिंग होनी है बड़गाम के अंदर। इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है, नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से जारी कर दिया गया है, लेकिन सियासी पंडित बड़गाम के क्या कुछ बता रहे हैं? क्या नज़ीर खान साहब ये जो चंद दिन अभी है ऐवान के क्या दफ्तर के अंदर रोकेंगे या नया चेयरमैन आने वाले 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा? देखिए गवर, जाहिर सी बात है आज का दिन बड़गाम डीडीसी काउंसिल के लिए एक अहम दिन है क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें डीडीसी चेयरमैन की नज़ीर अहमद खान की, जब वो चेयरमैन बने थे तो उसके थोड़ी ही दिन के बाद हम कह सकते हैं कि उसके खिलाफ जो है बयानबाजी शुरू हो चुकी थी जो भी डीडीसी मेंबरान है। मिलाकर कई बार उन्होंने कोशिश की, उनका ये कहना था कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था कि हमारे पास नंबर्स है फिर भी हमारा चेयरमैन नहीं है, तो उस पर उन्होंने कई बार सवाल निशाना उठाया। जैसे ही हुकूमत यहाँ सरकार बनी, उमर साहब की सरकार बनी, उसके बाद फौरन ही हमने देखा कि एक केस जो है नज़ीर अहमद खान के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में दायर किया गया है जिसमें यह कहा गया कि नज़ीर अहमद खान के पास नंबर्स नहीं है, वो इलीगली तौर पर उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। बिलाखिर कोर्ट की हिदायत के बाद ही जो है डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने एक नोटिस जारी करते हुए आज यानी 7 तारीख को नज़ीर अहमद इनके खिलाफ जो आत्म एतमाद की तारीख पेश की गई थी उसमें आज वोटिंग होगी। तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है उनको सब मेंबर्स को बुलाया गया है। मगर यहाँ यही बात आपको जरूर बताना चाहूँ, लगभग 14 मेंबर्स में 13 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में नज़ीर अहमद के खिलाफ जो है कि उसके पास मेंबर्स ने तादाद नहीं है जिस कुर्सी पे वो बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आत्म एतमाद की तारीख जो चलाई गई थी आज उसका फैसला होने वाला है। ये भी इंफॉर्मेशन है कि नज़ीर अहमद खान शायद इस इजलास में शामिल नहीं होंगे। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तकरीबन 8 ऐसे मेंबर है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पहले ही थे। उसके बाद जहां पीडीपी का हो या पीडीएफ के भी कुछ मेंबरान थे या आज़ाद उम्मीदवार थे, सब ने मिलकर जो है आज नज़ीर खान के खिलाफ पहले ही कोर्ट में चले गए हैं। कहीं ना कहीं नज़ीर खान को भी इस बात का पता चल चुका है कि वो शायद अलग करें, बाकी पीडीएफ और पीडीपी के क्या नज़ीर खान साहब को एतमाद दे सकते हैं? क्योंकि नज़ीर खान साहब क्या बड़े करीबी ताल्लुकात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी रह चुके हैं, इनके वालिद साहब वजीर भी रह चुके हैं मुफ्ती साहब के टेन्योर में। देखिए, अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के पास खाली ऐसे 2 मेंबर है जो कि पीडीपी
के थे और बाकी जो मेंबर इसमें कांग्रेस का भी एक था जो कि पीके पूरा से बिलोंग करती है। तो जब अगर वो नजीर खान का साथ देते आज तो जाहिर से वो कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि जो उन्होंने रिटन कंप्लेंट दी उसमें सब 13 मेंबरों के नाम भी है और उन्होंने अपने दस्तखत भी उस पर किए हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आज का दिन, और मैं आपको ये बात इस वक्त सूरत हाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जिला दफ्तर है वहाँ पर इस वक्त जो मेंबरान है वो आए हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद मोहम्मद अशरफ ये भी बताएगा कि अगर आज ये जो अदम तहरीक पर इस हवाले से जो इजलास आज बुलाया गया है और अगर जो फिलहाल डीडीसी चेयरपर्सन ने नज़ीर अहमद अगर ये इत्मीदी वोट हासिल करने में नाकाम हुए तो नया चेहरा या नए डीडीसी मेंबर कौन होंगे? देखिए जहां तक हम बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पहले से ही अली हाजी अब्दुल्लाह डार थे मगर वो उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है दूसरे नंबर पे जो डिप्टी चेयरमैन है नज़ीर अहमद जारा उस पर नजर जा रही है। अब ये देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी उम्मीदवार जो बाकी मेंबर हैं क्या वो नज़ीर अहमद जारा पर वोट देंगे या नहीं देंगे, ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। मगर फिलहाल आज की सूरत हाल ये है कि बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे जब ये अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का अमल शुरू होगा। फटाफट से आपकी फोन कॉल्स आपकी शामिल करते हैं, बात अपनी रखना शुरू करेंगे, लेकिन जब आप और हम गुफ्तगू करें अब हमने टीवी की आवाज बंद करनी है। जो लोग हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे सिर्फ टीवी की आवाज बंद करेंगे, फोन के जरिए से अपनी बात रखेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला से सलाम मामू से गुजारिश है कि आज जमाना का ये 5 मिनट दवाई और कष्ट का वो जो पर आपके ऐसे का आज परेशान ये 5 मिनट पर ये दीवार उनका माशूर कैसे फाइनेंस कैसे मेजर के थ्रू दाम आप टोटल के तो तुम ये जनाब ऐसे पर ये राशन सर के मुसीबत जो तो करे तो जैसे मां से कर दबा में जाकर थोड़ा बहुत ये ना तो पराली पासे हासिल सरस करे में तो विकास। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत, चूंकि तुज आवाज वारिया कम लेकिन तम बावजूद आबू का बुनियादी मामलो सोपरस अंदर जल जीवन मिशन इंक्वायरी शुरू गम तिकाज तुंदिस इलाकस मज वन कि तम गम लेकिन मुसलसल शिकायत कि जनाब आब तथीन, लेकिन तम पे वातनाओ यह शिकायत तुज हुकूमती के जिम्मेदारन तम। एक और कॉलर जी हमारे साथ। हेलो 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 जी गवर साहब, वर्ल्ड हेल्थ डे आज मनाया जा रहा है, आपने भी प्रोग्राम्स किए इसके मुतालिक। मेरी गुजारिश है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ से कि नवंबर अक्टूबर 2024 में एक आरटीआई की गई थी जिसमें आपका साफ सफाई का जो आपके हेल्थ यूनिट्स अक्रॉस कश्मीर डिवीजन है उसका हिसाब मांगा गया था। उसमें आरटीआई में जवाब सही नहीं आया, फर्स्ट अपील हुई। फर्स्ट अपील में आपको 10 मेडिकल सुपरिटेंडेंट और 10 सीएमओज को प्रेजेंट रहने की हिदायत दी गई, 4 उसमें प्रेजेंट थे, 16 एब्सेंट थे। उनको फिर से उनको शो कॉज निकाली गई हेल्थ डायरेक्टरेट के द्वारा, फिर से उनको कल परसों बुलाया गया था 5 अप्रैल को सैटरडे को, फिर से वो एब्सेंट रहे 16 पीआईओज। ये हमारी आरटीआई का हाल है। चीफ सेक्रेटरी साहब देखें, एक तो जवाब नहीं दे रहे हैं और ऊपर से गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हेल्थ के जो हालात है वो फिर आपके सामने है। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बशीर अहमद कर रहा है से सर। जी बशीर साहब बताएं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग कभी कभी हमारे मसाइल तो उठाते हैं। मसला है आज बहुत बड़ा मसला है, जो हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, आपने कल देखा ही है कि कुत्तों ने कितने हड़कंप मचाई है। बिल्कुल मेहरबानी करके जरा हुकूमत म्यूनिसिपलिटी वालों से कहे आप लोगों इन कुत्तों को, यही तो इनका खाना दे रही है। जहाँ जहाँ डंपिंग है वहाँ कुत्ते अगर आप देखोगे हजारों में जमा हो रहे हैं, इंसान बाहर से बाहर नहीं निकल रहा है। अब इनके खिलाफ जाए, कोर्ट में जाए, करें क्या? अगर ये नहीं करेंगे फीस भी लेते, सब कुछ लेते, डंप भी करते हैं वहाँ और कुत्ते सारा कुछ कुत्ते जमा होते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ पर भी ये छोटे छोटे कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये वबाल जान शहर के अंदर बने और यहाँ पर चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना है। और मुसलसल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो खामोशी है और ये कहते हुए कि जनाब एनिमल राइट्स के लोग बहुत तंग कर रहे हैं, जनाब इंसानी हकूक़ों का भी ख्याल रखिए। जानवरों के हकूक़ तो हमारे दिल में है, हमारे सर पर बिल्कुल मंजूर है, लेकिन जब इंसानी हकूक़ का पामाली होती है तो फिर शेर को भी मारने का हुक्म कानून के अंदर ही है। ज़रा इसकी ओर भी तवज्जो दे। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। गवर साहब तुझ ठीक से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गवर साहब आज कर भाई यम जन ड्राइवर हजरात छ न हज अहन हज
गवर साहब यम टीम ड्राइविंग फास्ट चलावन बीम आज गाड़ मज खतन टेप लागान सोमो ड्राइवर या बस यम ओवर स्पीडिंग कर अत कुन थो मेहरबानी ट्रैफिक वाले वन तो अत कुन दीतो ध्यान कम इलाके शिकायत ज्यादा बह वन ओवरऑल ओवरऑल चलो सर शुक्रिया बिल्कुल मे उम्मीद कि ट्रैफिक अमल के जिम्मेदार आसन और ड्राइवर हजरातन तज अम चीज़ एहतियात करूँ कि तेज़ पज चलान सानि सड़क तीचा कह और पत् हालात यह कि यम सात एक्सीडेंट गसान 30-35 नफर जख्मी गसान अल्लाह ताला दीन सारनी हिम्मत कि लड़ो इन मामलात नश तक कह चीज पाने हको कर कह चीज पे हुकूमत की डंड सत करनावन लेकिन तम पे करूँ तुम कत मे उम्मीद कि इदार आसन तुज आवाज़ ज़रूर बोजान। चलिए जनाब बहुत बहुत शुक्रिया 10 बज रहे हैं फिलहाल हमें देंगे आप इजाज़त छोटा सा वक्फा होगा वक्फे के उस पार खबरें भी होंगी और फिर आपको जम्मू कश्मीर असम्बली के हंगामे से भी रूबरू करवाएंगे छोटे से वक्फे के फ़ौरन बाद।